मंत्रालय में मेरे कुलीग, मेरे साथी और सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह जी, हमारे यहाँ के बड़े कर्मठ चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम जी, एडवाइजर बशीर खान साहब, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सेक्रेटरी मोजेस, हमारे यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज मनोज द्विवेदी जी, नॉर्थ ईस्ट केन बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के शैलेंद्र चौधरी जी और डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स डॉक्टर अतुल जी, उसके अतिरिक्त यहाँ के आला अधिकारीगण, जम्मू नगर के उप महापौर पूर्णिमा जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और जम्मू नगर के प्रमुख नागरिकगण। सबसे पहले तो मुझे ये बात तस्लीम करनी है कि सभागृह में यदि सर्वाधिक कोई आनंद मुक्त है और सबसे अधिक हर्षोत्साहित है तो मेरे साथ इस पूर्व उत्तर मंत्रालय के साथी, अधिकारीगण और कर्मी, क्योंकि आज हमारा 6 वर्ष पुराना एक स्वप्न साकार होते दिख रहा है और वो स्वप्न था पूर्वोत्तर को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने का। और आज पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर पहुंचा और ये MOU नामी जो दस्तावेज आपने जिस पर हस्ताक्षर होते देखा, इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का जम्मू कश्मीर के साथ एक दूरगामी रिश्ता बन गया और आने वाले समय में यह भी शायद कहीं इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि भारत के पूर्वोत्तरी क्षेत्र को भारत के उत्तरी क्षेत्र के साथ जोड़ने का कार्य भी आज ही संपन्न हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस क्षण को ऐतिहासिक उल्लेखित करते हुए अपने आनंद और अपने हर्ष का इजहार करते हुए ये कहा कि वो इतने मुग्ध हो गए, उन्होंने खूबसूरत रात की जिक्र किया। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी वो सुबह आने वाली है और साहिर ने लिखा है कि रात भर ना चले वो कहानी क्या और रात भर ना जो जागे वो जवानी क्या। तो अभी हम जागेंगे भी रात भर और कहानी भी लिखेंगे और सुबह उसकी तहरीर बड़े फख्र और शान के सामने आपके सामने रखेंगे। ये कार्यक्रम इसलिए भी ऐतिहासिक है कि सन 2014 में हमने ये एक संकल्प किया था कि हम पूर्वोत्तर को देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पहुंचाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की रेप्लिकेशन करेंगे ताकि देशवासियों को यह समझ में आ सके कि व्हाट नॉर्थ ईस्ट इज ऑल अबाउट, उसके क्या सरमाए हैं, उसके क्या पोटेंशियल है। और उसके अंतर्गत हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट, जिसके तहत हम देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाते। हम वाराणसी पहुंचे, 4 दिन गुजारे, हम चंडीगढ़ गए, 3 दिन रहे, हम दिल्ली पहुंचे, अभी गुजरात जाने वाले थे, बीच में कोरोना आ गया। और इसी कारण पिछले साल जनवरी और इस साल जनवरी के बीच का ये जो 1 साल का वक्फा है, ये विलंब कोरोना के कारण हुआ। भाई मनोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो काम रह जाए उसकी चर्चा होती है, जो हो गया वो आंखों से ओझल हो जाता है। बीच बीच में मुझे बहुत खेद हुआ जब किसी ने ये कहना शुरू किया कि साहब वो वादा तो किया था बैम्बू का, लेकिन बैम्बू आया नहीं। और आजकल वो छोटा खिलौना चल पड़ा है सोशल मीडिया का, तो उसमें व्यंग भी होने लगा हमको लेकर के, जो पूर्व LG मुर्मू साहब थे उनको लेकर के। मुझे हैरत है, ये सब लोग जो व्यंग कर रहे थे, स्वयं तो लॉकडाउन में
दरवाजे बंद करके अंदर बैठे थे, तो कैसे तवक्को करते कि बैम्बू बाहर निकला था। इसलिए थोड़ा सा इंसाफ कीजिए, क्योंकि ये सब बड़ी मेहनत से कार्य संपन्न हो रहे हैं। और जिस संकल्प के साथ हमने जगह जगह डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट के तहत पूर्वोत्तर को पहुंचाने का एक क्रम प्रारंभ किया था, उसी दिशा में संकल्प की सिद्धि के रास्ते में एक और कदम बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया गया कि हम नॉर्थ ईस्ट के बैम्बू को बाहर निकाल करके देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे। और खुशी तो इस बात की होनी चाहिए, चाहे आप हमें श्रेय दें कि ना दें, कि पूर्वोत्तर से निकाली हुई इस बैम्बू की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव, द वेरी फर्स्ट डेस्टिनेशन इज जम्मू। आप जम्मू की बात करते हैं, ये नहीं किसी ने कहा हम तो रास्ते में बड़े पड़ाव हैं, कहीं भी रुक सकते थे। दिस वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन that the bamboo journey from northeast will have its first destination in Jammu, and the decision was taken with the then LG Murmu. मुझे उम्मीद है कहीं एक आध लाइन इस बात के जिक्र में भी आ जाएगी। और 2000 और ये इसलिए संभव हुआ कि 2014 में, और इस बात से मैं जब एलजी साहब की बात सुन रहा था तो मुझे मेरा एक विश्वास पुख्ता हो गया कि जिस प्रकार पिछले गत 6 वर्षों में पूर्वोत्तर विकास का एक मॉडल बनकर के उभरा है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मॉडल का मिसाल अब देश के हर प्रदेश में दिया जाता है। मुझे विश्वास है आज के इस कार्यक्रम के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मनोज सिन्हा जी की देखरेख में जम्मू कश्मीर भी वो दिन दूर नहीं डेवलपमेंट मॉडल बन के उभरेगा। और ये बात मैं महज मंच पर बैठे हुए मित्रों को लुभाने के लिए नहीं कह रहा, इसके पीछे एक ठोस अनुभव है। कहीं वो लेख में नहीं आता क्योंकि उसकी खबर कोई पढ़ता नहीं, कोई टीआरपी नहीं होती। सन 2014 में जब हम नॉर्थ ईस्ट पहुंचे तो उसकी परिस्थितियां जम्मू कश्मीर से कहीं बदतर थी। अगर नॉर्थ ईस्ट की कहीं खबर आती तो आती महज आतंक के लिए, टेररिज्म के लिए, मिलिटेंसी के लिए, इंसर्जेंसी के लिए। आतंक क्या होता है वो वहां जाकर के देखने वाली बात थी। ये आतंक जम्मू कश्मीर वाला नहीं था कि एक मिलिटेंट है, दूसरा मिलिटेंट का भाई जो है वो केएस अफसर है और तीसरा उसका दामाद जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। वहां आलम यह था कि जब हमारी गाड़ियां नीचे से सड़क से गुजरती थी तो पहाड़ों के ऊपर से फायरिंग करते थे आतंकी, ये जतलाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि देखिए हम आपको गुजरने दे रहे हैं, गनीमत है, लेकिन हम यहां मौजूद हैं। 6-6 महीने तक रोड ब्लॉकेड रहते, जरूरी वस्तुओं का अभाव हो जाता, बेबी फूड पहुंचाने तक की दिक्कत आ जाती थी। कई बार ऐसा हुआ, सिक्किम का पूरा प्रदेश चिल्ला उठा जब इस तरफ से ब्लॉकेड होता था। मणिपुर में 10-10 महीने। बरसात के बाद बीवीआर जी ने देखा है 4-4 महीने में सड़कों में इतना पानी भर जाता था कि यातायात अस्त व्यस्त हो जाती। रेलगाड़ी का नाम नहीं था। कई ऐसे प्रदेश थे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जहां लोगों ने रेलगाड़ी देखी तक ना थी। विश्वविख्यात पर्यटक स्थल सिक्किम जैसों में एयरपोर्ट नहीं था, हवाई अड्डा नहीं था। आज जाकर के देखिए, आने वाली जो नई पीढ़ी है वो भूल गई कि इंसर्जेंसी क्या होती है, आतंक क्या होता है, क्रॉस फायर क्या होता है। ये जो हमारे पूर्वोत्तर से साथी आए, आप इनके साथ सायकाल बैठ करके अलग से इंटरव्यू लीजिए। ये परिवर्तन आया है मोदी जी के नेतृत्व पिछले 6 वर्षों में। सड़कों का जाल इस कदर फैला है कि जम्मू से ही कई पर्यटक, मैं करता रहता हूं आग्रह कि आइए देखिए, गुवाहाटी पहुंच करके जहाज, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर ना लेकर के सड़क के माध्यम से जाना पसंद करते हैं। इस तरह से मलमल जैसी सड़क, उसके आनंद और अनुभव के लिए। रेलगाड़ी का यह आलम है कि डबल ट्रैक सारे प्रदेशों में स्थापित हो रही है और इसी वर्ष हम त्रिपुरा अगरतला से बांग्लादेश के लिए पहली रेलगाड़ी रवाना करेंगे। सिक्किम में 40 वर्ष के बाद एयरपोर्ट बना है और 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर से भी आगे बढ़ गए।
गुवाहाटी में, इम्फाल में और अगरतला में बन रहा है। यदि हम ये सब 6 साल में वहां कर सकते थे तो यहां भी कर सकते थे। और अब ये होगा क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था बदली है और एलजी का शासन यहां स्थापित हुआ है। और यहां वहां ये इसलिए संभव हुआ कि 2014 में सरकार बनते ही मोदी जी ने हमें हिदायत की कि मैं पूर्वोत्तर को विकसित करके देश के अन्य विकसित प्रदेशों और क्षेत्रों के स्तर पर लाना चाहता हूं। यह आपने करके हमें दिखाना है। उन्होंने पूरा हमें सहायता भी दी, सहयोग भी किया और मुझे गर्व है अपनी टोली पर। पूर्वोत्तर मंत्रालय जो एक जमाने में थोड़ा सा सुस्त मंत्रालय माना जाता था क्योंकि वहां पे सुस्ती का ही कल्चर था, आज वो सक्रिय हो चुका है। 3-3, 4-4 बार तो पिछले 6 महीने में यहां के दौरे लगे। और उसी प्रकार 2019 में जब दूसरी बार सरकार बनी तो मोदी जी ने हमें यह निर्देश दिया कि जिस प्रकार की तवज्जो, जिस प्रकार का फोकस पूर्वोत्तर को दिया गया है वो अब जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि अब चूंकि एक ऐसी व्यवस्था है जो केंद्र के साथ पूरे तालमेल और समन्वय के साथ कार्य कर रही है, इसलिए वो दिन दूर नहीं जब ये भी एक डेवलपमेंट मॉडल बन करके उभरेगा। क्योंकि मनोज भाई कह रहे थे कि जो रह जाता है उसकी चर्चा होती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रहते हुए मुझे एक बात का विश्वास हो चुका, किसी को दिखे कि ना दिखे, कोई माने कि ना माने, जिसको दिखना चाहिए उसे दिख रहा है। जो उसका लाभार्थी है, जो उसका फायदा लेता है उसको पहुंचता है, वो देख रहा है, इसीलिए वो हमें बार बार जन समर्थन देता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में उस तरह के विकास कार्य जम्मू कश्मीर में हुए जिसके लिए दूसरे राज्य ईर्ष्या करते हैं। 2-2 एम्स बड़े बड़े राज्यों में एक नहीं है। 3-3 आपके रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट्स, देविका, मानसर, पावर प्रोजेक्ट्स। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम ईडन गार्डन के बाद बगल में हीरानगर में कल ही होम्योपैथिक कॉलेज की घोषणा हुई। So we have become actually an objective of envy for others. जो बाहर बैठे हैं वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जो अंदर बैठे हैं वो कहते हैं मैं दिख नहीं रहा, लेकिन जो लाभार्थी है उसको दिख रहा है और उसी के लिए ये सारी सेवा समर्पित है। और जहां तक बैम्बू का संबंध है, इसकी चर्चा बहुत विस्तार में हुई, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। ये सच है कि देश का अधिकतर बैम्बू रिजर्व पूर्वोत्तर में है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बैम्बू दूसरे क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, जैसे कि एलजी साहब कह रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त। मध्य प्रदेश में बहुत बैम्बू है, हिमाचल प्रदेश बगल में बहुत बैम्बू है, बरेली, उल्टे बांस बरेली हम ला रहे हैं, बरेली और बांस तो महाव्रतन जुड़े हैं। इस क्षेत्र में भी कम से कम 4-5 जिले, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, किसी हद तक राजौरी, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं थी। ना किसी बुद्धिजीवी ने यह बात उठाई, ना किसी मीडिया मित्र ने, क्योंकि इसमें कोई मजा नहीं आता, ये मौजू कोई इतना दिलचस्प नहीं कि क्यों कर इसकी हमें जानकारी नहीं थी। इसका उत्तर कभी कभी किसी बुद्धिजीवी समाज को भी देना होगा। अंग्रेजी में कहावत है, द आईज सी व्हाट द माइंड नोज, और माइंड वाज नॉट टॉट बाय दोज हु शुड हैव टॉट, एंड दैट इज व्हाई द आईज डिडंट सी। यहां से तो कोई मांग नहीं आई थी ना कि बैम्बू लगाया जाए, किसी ने मांग थोड़ी उठाई थी, किसी को तो पता भी नहीं था यहां बैम्बू है, कठुआ में इतना है, सांबा में। लेकिन ये टोली की प्रतिबद्धता थी, कमिटमेंट थी कि आकर के एहसास दिलाया गया, समझाया गया कि देखिए आपके बगल में इतना बैम्बू है, इतना सरमाया है, आपकी अर्थव्यवस्था में क्रांति आ सकती है। और पूर्वोत्तर में इसलिए इसकी उपयोगिता बढ़ी, जैसे मोजेस कह रहे थे हमारे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सेक्रेटरी, के पूर्वोत्तर में बैम्बू वॉज अ पार्ट ऑफ द कल्चर।
बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का रोटी, कपड़ा और मकान तीनों बैम्बू है। रोटी में नूडल बनता है, रोटी में चिप्स बनते हैं, कपड़े में गारमेंट बनते हैं, कपड़े में जैकेट बनती है, कपड़े में हैट बनती है, मकान में पैनल बनते हैं, मकान में दीवार बनती है, मकान में वॉल हैंगिंग्स बनती हैं और उसके अंदर फर्नीचर बनता है। और साथ ही साथ वहां के संगीत संस्कृति में बैम्बू शामिल था, जैसा कि अभी आपने देखा बैम्बू डांस जो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। क्योंकि हमारा संस्कृति थोड़ी सी भिन्न थी, क्योंकि ये विविधताओं का देश है, कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज, और इसलिए यहां पर यह लाजिम था कि यहां पर जानकारी दी जाए। लेकिन जो जो जानकारी होने लगी है, देश भर में एक क्रांति आई है पिछले 2-3 वर्षों में बैम्बू को लेकर के। जितने युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से वो बैम्बू के आउटलेट्स बना रहे हैं। यहां पर भी एक युवा टोली ने प्रयास किया है सांबा में। बंबई में आपने पढ़ा होगा बीवीआर जी, 2 साल पहले वो जल गए थे 2 रेस्टोरेंट, A1 ऑन दी टेरेस, क्योंकि बंबई में जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो टेरेस पर आसानी से जगह मिल गई, तो कुछ युवाओं ने 2 वहां जो बच्चों के लिए होते हैं फूड आउटलेट्स, पब्स, वो बनाए। तो वहां पर थोड़ी आग लगी और यह कहा, क्योंकि वो हमें फायर सेफ्टी रखनी पड़ती है, लेकिन दैट इज वाई नाउ वी विल प्रोसीड इन एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर से नहीं ले जाएंगे, तो जो हमारे बच्चे हैं उनको इसकी समझ आ गई, अगली पीढ़ी को, तो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसकी वर्सेटिलिटी और इसकी उपयोगिता को देख करके वो बैम्बू इस्तेमाल करने लग गए। लेकिन उसको एक विधिवत तरीके से लाया जाए ताकि उसकी उपयोगिता हो, नुकसान ना हो, इसके लिए सहयोग करने के लिए सरकारी तंत्र अपनी भूमिका निभाएगा। और जैसे जैसे हम कोरोना काल से बाहर निकल रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले समय में देश भर में पोस्ट कोविड इकोनॉमी और पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए द होल कंट्री विल बी लुकिंग फॉर अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स, अनएक्सप्लोर्ड एसेट्स। और जब बाकी देश के हिस्सों में ये एसेट्स मुकम्मल हो जाएंगे, तो हमें नजर आएगा कि बैम्बू इज स्टिल एन अनएक्सप्लोर्ड एसेट, जिसका भी पूरी तरह से विच स्टिल हैज लॉट टू ऑफर। और हमारी नजर, पूरे देश की नजर फिर नॉर्थ ईस्ट पर जाएगी बैम्बू के लिए। मोदी जी ने एक बार अपने प्रवास में कहा था पूर्वोत्तर में, और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि यदि एक भुजा कितनी भी दुर्बल रह जाए और दूसरी बलवान हो जाए, तो संभव नहीं कि शरीर का संपन्न और संपूर्ण विकास हो। और इसी तरह यदि भारत का पश्चिमी हिस्सा विकसित हो और पूर्व पीछे रह जाए, तो भारत माता का समूचा विकास संभव नहीं। और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट की परिभाषा क्या होगी, यानी NE स्टैंड फॉर न्यू इंजन। और मैं देख सकता हूं कि वो न्यू इंजन नॉर्थ ईस्ट के बनने का समय आ गया, और उस न्यू इंजन का ईंधन होगा बैम्बू। और इससे प्रेरणा सारे देश को मिलने वाली है। कोविड काल से जैसे जैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ निकलेंगे, और प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार इस बात से अवगत है, और यही कारण है, जैसा कि अभी मनोज सिन्हा जी उल्लेख कर रहे थे, 2017 में हमारे निवेदन पर प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से 95 साल पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट संशोधित किया गया। शायद जानकारी ना हो, क्योंकि ये भी खबर नहीं थी बनी बदकिस्मती से उस वक्त, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड वर्थ न्यूज। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जिसके तहत आज आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस दी जाती है, दिस इज अ लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश राज, 1927 एक्ट। ये हमने खोज करके जब रखा प्रधानमंत्री जी के आगे, इतनी उदारशीलता थी उनकी पूर्वोत्तर के प्रति, उसको संशोधित किया गया। दी होम ग्रोन बैम्बू वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट, दी नॉन फॉरेस्ट बैम्बू वॉज ग्रांटेड, क्योंकि वहां पर यह आलम था कि घर के पिछवाड़े में बैम्बू उगा करता था, लेकिन उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। आने वाले समय में हमें जब सब समझ आएगी, तो हमें भी लगेगा कि हमारे पिछवाड़े में बैम्बू है, हम उसका उपयोग लगा सकते हैं, उसकी यूनिट्स लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं चाहिए होगी।
ये मुद्दे अगर समाज में उठाए जाए तो कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता है, ये भी एक सोचने वाला एक पहलू रहेगा। इसके अतिरिक्त अभी 3 महीने पहले ही एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला मंत्रिमंडल में लिया गया। बैम्बू पर आयात कर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, बढ़ा करके 25% कर दी गई 10% से, ताकि जो बाहर से बैम्बू का सामान आता है विदेश से, उसके बदले में डोमेस्टिक बैम्बू प्रोडक्ट को प्रोत्साहन मिले। यह निर्णय भी कोरोना काल के दौरान 3 महीने में हुआ। सरकार ने कोरोना काल में अपने दफ्तर बंद नहीं किए थे, 24 घंटे काम हो रहा था, सिर्फ लॉकडाउन के कारण बैम्बू यहां पहुंचा नहीं। और जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, बीवीआर जी ने भी आपको बताया, मनोज सिन्हा जी ने भी बताया, 3 महत्वपूर्ण क्लस्टर बनाने की कल्पना है। एक अगरबत्ती को लेकर, यह बात भी शायद हमारी जानकारी में नहीं होगी कि हर वर्ष लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की तजारत होती है सिर्फ अगरबत्ती को लेकर। हिंदुस्तान के घर घर में अगरबत्ती जलाई जाती है, कोई पूजा के काम के लिए, कोई खुशबू के लिए, लेकिन आपके घर में जो अगरबत्ती जलती है वो कोरिया से आती है, वियतनाम से आती है, चीन से आती है। अब जब आयात कर इंपोर्ट ड्यूटी 25% हो गई और यहां पर बैम्बू का यूनिट लगाया जाएगा अगरबत्ती का, तो जम्मू से बनाई गई अगरबत्ती देश के घर घर में, कुंबे कुंबे तक पहुंचे। I don't know how far is this newsworthy, but this is going to make a change, और जिसे कहते हैं मोदी जी ईज ऑफ लिविंग एंड आत्मनिर्भर भारत, उसका संकेत है। इसी प्रकार दूसरा हमने क्लस्टर जिसकी कल्पना है बास्केट्स को लेकर, टोकरियों को लेकर, और वो भी क्यों किया गया, इसके पीछे बड़ी गहरी सोच रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में उस कला का वजूद पाया जाता है। तो डोगरी जाते बिन्ने, पुराने है ना डोगरी बोलने रजनी होने बिन्ने, तो आखिर दस्यो क्यों होंगे बिन्ना जिहदे पर बौंदे ने, इतने साढ़े बन्नी वाले पासे बनाते, इतने किश्तवाड़ वाले पासे पड़ता, पुराने बनाते वो बिन्ने की जी वैल्यू एडिशन करो तो उस बैम्बू कन्ने ते बनता वॉल हैंगिंग गारमेंट्स, नवे नवे किस्म दी टोकरियां बनाने की कला, जिसले दमै कला जुड़ी अंगड़ ते वो वैल्यू एडिशन होना जी गल कराते एलजी साहब, तो इत्थे दियां बनी दियां टोकरियां देश के कोने कोने पर बनी, इस वास्ते बास्केट का क्लस्टर। तो त्रिया चारकोल का, कोरोना ने हमें सिखाया द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन, और उसके लिए चारकोल, और इसको लेकर के अगर आप की सूचना के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि 12 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स जैसे जैसे समय गुजरेगा धीरे धीरे स्थापित करने की योजना है। इसमें कूटा हीरानगर में रहेगा, घाटी में रहेगा, ये भी कठुआ में, बिलावर कठुआ में, गोविंदसर कठुआ, सुंब सांबा, मजालता उधमपुर, दुमेल उधमपुर, कटड़ा इत्यादि। लगभग शुरुआती दौर में 125 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फिर आगे आगे चल के बढ़ेंगे, और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जैसे जैसे हमारा ये काम बढ़ेगा, आरंभिक दौर में ही 15-20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगी। अब क्या ये रोजगार के लिए काम नहीं हो रहा तो किसके लिए हो रहा? बेरोजगारी बढ़ाने के लिए तो नहीं हो रहा। और इसलिए ये आने वाले समय में रोजगार के भी साधन बनेंगे, रेवेन्यू जनरेशन के भी बनेंगे, और जैसे एलजी साहब ने कहा कि जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी घोषित हुई है उसके साथ जुड़ करके उसका लाभ लेते हुए हमें भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, और ये सब काम सही समय पर हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि नव वर्ष का आगाज है, अंत में मैं केवल इतना कहूंगा या एक ही दिन के बाद मकर संक्रांति है, तो ये शुभ प्रारंभ भी एक शुभ मुहूर्त को हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम गर्व के साथ ये कह सकेंगे
कि पोस्ट कोविड इकोनॉमी हैज टेकन ऑफ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, and Jammu Kashmir's unutilized but huge bamboo reserves are going to play a crucial role in the future economy of the region. इसी कामना के साथ और इसी संकल्प के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषकर एलजी साहब को आपने समय भी दिया और आने वाले समय में कोई इन क्लस्टर्स के लिए जगहों का इंतखाब भी किया जाएगा, और पूरे सहयोग के साथ उन्होंने हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर